हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 61 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और आपके एग्जाम के सिलेबस में जनरल साइंस या फिर ईवीएस जिसे एनवायरनमेंट कहा जाता है इसका टॉपिक दे रखा है, तो ये समझ लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, अगर आपके एग्जाम में ईवीएस का पोर्शन दिया रहता है तो उसमें साइंस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में जनरल साइंस या फिर ईवीएस का पोर्शन दे रखा है तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल कारगर साबित हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, वीडियो के लास्ट में उसका रिवीजन भी दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे आंसर्स को अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा और जब आपका रिवीजन लिया जाए तो रिवीजन में अपना प्रदर्शन सबसे अच्छा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कीरेटिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी मायोसिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायोसिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बालों में और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखिएगा कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी आर्कियोप्टेरिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मच्छर, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी खटमल या फिर ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकड़ी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जितने भी कीट होते हैं इनका सामान्य सा लक्षण होता है कि इनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, लेकिन मकड़ी एक ऐसा जीव है जिसमें 3 जोड़ी टांगे नहीं पाई जाती बल्कि 4 जोड़ी टांगे यानी कि टोटल 8 टांगे पाई जाती है। इसीलिए इसको कीट वर्ग में नहीं रखा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में उपस्थित होती है और इस ग्रंथि में आयोडीन की उपस्थिति होती है। अगर इस ग्रंथि में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस ग्रंथि में सूजन आ जाता है और ये हमारे गले में बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है और इसी को घेंगा रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन आपके सामने ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी या फिर ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है यह सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है, यानी कि यह सभी रुधिर वर्ग से रुधिर को लेता है लेकिन किसी दूसरे रुधिर वर्ग को रुधिर नहीं देता। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप है जिसके व्यक्ति का रुधिर दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो मैंने आपको बताया है कि ब्लड ग्रुप ए बी का जो रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति होता है इसका रक्त किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, जबकि ये सारे ब्लड ग्रुप से रुधिर को ले सकता है। याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसे सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है और जो ओल ब्लड ग्रुप है इसको सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी आमाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों, याद रखिएगा कि पित्त रस का निर्माण हमारी बॉडी में यकृत में यानी कि लीवर में होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जमाव कहाँ होता है तो याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑर्गन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों, याद रखिएगा कि
कि जब अगर मान लीजिए कि चिप्स का पैकेट है और उसमें अगर ऑक्सीजन प्रवेश करेगा तो इसके अंदर जो चिप्स है इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और साइंस की लैंग्वेज में जो ऑक्सीकरण होता है उसका मतलब होता है कि सड़ना। जब इसमें ऑक्सीजन का प्रवेश होगा तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और ये सारे चिप्स सड़ जाएंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन की उपस्थिति होगी तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये चिप्स जो है वो बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरे और जैसे कुरकुरे हैं वैसे ही रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन आपके सामने मछली, ऑप्शन बी ध्रुवीय भालू, ऑप्शन सी मेढक या फिर ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेढक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मेढक का लार्वा होता है इसी को टैडपोल कहा जाता है। याद रखिएगा, थोड़ी देर बाद आपसे ये क्वेश्चन फिर से पूछने वाला हूं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन आपके सामने प्लीहा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हेपेरिन या फिर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेरिन। दोस्तों याद रखिए कि हमारी बॉडी में जो रुधिर होता है उसमें हेपेरिन की उपस्थिति होती है। इसी कारण से हमारी बॉडी के अंदर का जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है। लेकिन याद रखिए कि इस हेपेरिन की एक क्वालिटी ये भी होती है कि अगर ये हमारे वायु के संपर्क में आएगा तो ये हमारी बॉडी के रुधिर को जमा देगा। इसीलिए अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कट लग जाता है तो तुरंत वहाँ से रुधिर बहने लगता है और जो ये हेपेरिन है इसमें वायु का प्रवेश होने लगता है, वायु के संपर्क में ये आ जाता है और इसी कारण से ये जो रक्त है ये जमने लगता है। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में हेपेरिन नामक जो तत्व है इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं जीवाणु ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी विषाणु इवानोवस्की, ऑप्शन सी विटामिन फंक या फिर ऑप्शन डी रुधिर समूह विलियम हार्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुधिर समूह विलियम हार्वे। दोस्तों याद रखिएगा कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, बिल्कुल सही है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, बिल्कुल सही है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो रुधिर समूह है इसकी खोज विलियम हार्वे ने नहीं की थी बल्कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। याद रखिएगा कि विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार इनमें कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन, उठो लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकेगॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन। दोस्तों याद रखिए कि एड्रीनेलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, यानी कि एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है और इसी को उठो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है और इसी को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्टेपी, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी मैंडिबल या फिर ऑप्शन डी टिबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। दोस्तों याद रखिए कि हमारी बॉडी की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारे जांघ की जो हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं वो होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो याद रखिएगा कि हमारे कान में उपस्थित जो स्टेपीज हड्डी होती है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुधिर वर्ग विलियम हार्वे। दोस्तों अभी मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पर तीनों ऑप्शन अलग थे लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम था। याद रखिए कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बिल्कुल सही है। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो रुधिर वर्ग है यानी कि ब्लड ग्रुप है इसकी खोज विलियम हार्वे ने नहीं की थी बल्कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 2 बार आपको मैं रिवाइज कर चुका हूं, अब आपका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था और मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में पूछने वाला हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। दोस्तों याद रखिए कि हमारे बॉडी में जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, इसी में पित्त रस का निर्माण होता है और जमा कहाँ होता है? याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रोमियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी बेरियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जिंक की जो उपस्थिति होती है वो हमारे इंसुलिन में भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी विटेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटेकर। दोस्तों याद रखिएगा कि विटेकर ने ही 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, यानी कि जीवों का वर्गीकरण के लिए 5 जगत जो वर्गीकरण है ये विटेकर ने दिया था और द्विनाम पद्धति जो दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। याद रखिएगा कि जो विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया आता है। अगला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? इसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, लेकिन उसमें आपसे ये पूछा गया था कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो विषाणु है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा जो आमाशय होता है यानी कि जो स्टोमक होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन से विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों याद रखिए कि चावल को धोने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो अगर आपके सामने सिर्फ बी दिया होता है तो आप उस पर टिक करेंगे और अगर आपके सामने ऑप्शन B1 दिया रहता है तो आप उस पर टिक करेंगे। याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। मैं एक प्रयास करूंगा कि जितने भी विटामिन के क्वेश्चन हैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि विटामिन से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए विटामिन से संबंधित एक अलग वीडियो बना दूं। तो अगर आपको भी ये ज़रूरत है, आपको लगता है कि विटामिन वाला एक अलग से वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 14 जोड़ी, ऑप्शन सी 8 जोड़ी या फिर ऑप्शन डी 12 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जोड़ी। दोस्तों याद रखिए कि हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी से 12 जोड़ी पसलियां आकर आगे हमारे सीने में जुड़ जाती है और ये आगे आकर स्टर्नम नामक एक हड्डी से जुड़ जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, यानी कि टोटल 24 पसलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोशिका का, ऑप्शन बी ऊतकों का, ऑप्शन सी मिट्टी का या फिर ऑप्शन डी भूकंप का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतकों का। दोस्तों याद रखिएगा कि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के बालों में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? इसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीरेटिन प्रोटीन। दोस्तों याद रखिए कि हमारे बालों में और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। 2 बार आपका रिवीजन हो गया, अब तीसरी बार आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए और जब रिवीजन लिया जाए तो आपके आंसर सबसे पहले आना चाहिए। आगे देखिएगा कि मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है तो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। जो ओसिन प्रोटीन है वो हमारी हड्डियों में पाया जाता है और जो काइटिन प्रोटीन है वो कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे मोटी त्वचा कहाँ होती है? ऑप्शन आपके सामने हथेली पर, ऑप्शन बी तलुए पर, ऑप्शन से सिर पर या फिर ऑप्शन डी घुटने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तलुए पर। दोस्तों याद रखिए कि हमारी बॉडी में सबसे मोटी त्वचा जो होती है वो हमारे तलुए में होती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्त अस्थि मज्जा। दोस्तों याद रखिए कि जो आरबीसी है, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इसका निर्माण हमारी बॉडी के अस्थि मज्जा में होता है, हमारी हड्डियों के अस्थि मज्जा में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को भी मैंने पूछा था और तब मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछने वाला हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैडपोल। दोस्तों याद रखिए कि जो मेढक का लार्वा होता है उसको टैडपोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। दोस्तों याद रखिए कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियां हैं, उनके हृदय में टोटल जो कोष्ठ होते हैं वो 2 कोष्ठ होते हैं। जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें 2 कोष्ठ होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि जितने उभयचर जीव हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा 3 कोष्ठ होते हैं। जैसे मेढक है, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। जैसे जो मनुष्य का हृदय है, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के हृदय में भी 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति कैसा है? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी नमकीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। आपको पता है कि जितने भी जो विलयन है या फिर कोई पदार्थ है, अगर उसका पीएच मान 7 है, इसका मतलब ना तो वो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, वो उदासीन है। अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का है, और अगर उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय प्रकृति का है। आपको मैंने बताया कि रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडीजल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने रतन जोत, ऑप्शन बी रैपसीड, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर जो रतन जोत है, जो रैपसीड है और जो जेट्रोफा है, ये तीनों बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टिबिया या फिर ऑप्शन डी क्रेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिबिया। दोस्तों याद रखिए कि हमारे पैर में जो टिबिया हड्डी होती है, ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे चमकीली हड्डी होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, हृदय गति को सुनने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी पायरोमीटर या फिर ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। दोस्तों याद रखिएगा कि हृदय गति की जांच करने में कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं और हृदय गति को सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों आप विटामिन जब पढ़ते हैं तो उसमें आप 6 विटामिन पढ़ते हैं। एक होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप इन 6 विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर जो विटामिन बी और विटामिन सी है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है, बल्कि जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बल्ब के अंदर का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। दोस्तों याद रखिए कि बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन आपके सामने टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी रुधिर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिगामेंट। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपसे पूछते हैं कि हमारे बॉडी में जो बोन्स होती हैं यानी कि जो हड्डियां होती है, दो हड्डी आपस में किससे जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा लिगामेंट से जुड़ी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि हमारी हड्डियां मांसपेशियों से किसके माध्यम से जुड़ी होती है, याद रखिएगा टेंडन से जुड़ी होती है। तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं और बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। दोस्तों याद रखिए कि गैलियम जो तत्व होता है इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें बहुत कम तापमान पर इसे रखेंगे तो ये तुरंत गल जाएगा। जब इसको हम अपने हथेली पर रखते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे हथेली पर भी होता है और इसी कारण से हमारी हथेली के संपर्क में आते ही ये तत्व पिघल जाता है। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 6.4 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.4। दोस्तों याद रखिएगा कि मैंने आपसे बताया था कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिएगा आंसू का पीएच मान भी 7.4 ही होता है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा खून के आंसू, आपको पता है कि खून का पीएच मान भी 7.4 होता है और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। तो आप खून के आंसू शब्द को याद रखेंगे, इस लाइन को याद रखेंगे, जिससे आपके ये दोनों जो पीएच मान है एक साथ याद रहेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रीज या फिर ऑप्शन डी मेंडेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रीज। दोस्तों याद रखिए कि जब किसी जीव में अचानक उसकी आने वाली पीढ़ी में परिवर्तन हो जाता है उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बकरी की प्रजाति है, उनके सभी बकरियां बड़ी बड़ी यानी कि कह सकते हैं कि लंबी लंबी बकरी होती है, ऊंची ऊंची बकरी होती है। लेकिन अगर किसी पीढ़ी में ऐसी कोई बकरी पैदा हो जाए जो छोटे कद का हो, उसकी टांगें छोटी छोटी हो, तो उसके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती है वो भी इसी टाइप की हो जाती है। उनके भी पैर छोटे होते हैं, उनका भी कद छोटा होता है। यानी कि ये जो कह सकते हैं परिवर्तन है वो अचानक हुआ है और इसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है और इसको ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। दोस्तों यहाँ पर छोटी ग्रंथि कौन सी है और बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि है, जिसे लीवर कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी ऑक्सीनोमीटर या फिर ऑप्शन डी ओरोमीटर। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर दिया नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी पूछा जाता है अगर आपके एग्जाम में जनरल साइंस या फिर आपके एग्जाम में ईवीएस का पोर्शन दे रखा है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी जंतु कोशिका या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो याद रखिएगा कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। अगर हमसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा अंडाणु है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन, रबर के वल्कनीकरण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने बेरियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें उसका स्थायित्व नहीं होता है, उसको स्थायित्वता प्राप्त करने के लिए उसमें सल्फर को मिलाया जाता है और इसी क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रबर के वल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सत्य फल में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने पुष्पासन, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बढ़ती काग्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। दोस्तों 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला कि सत्य फल में निषेचन कहाँ होता है, याद रखिएगा अंडाशय में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि असत्य फल में निषेचन कहाँ होता है, याद रखिएगा पुष्पासन में होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आरजीबी कलर होता है, जिसके अंतर्गत रेड, ग्रीन और ब्लू रंग होता है, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी जो रंग होते हैं वो इन 3 रंगों के मिक्स करने से बनते हैं, इसलिए उन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के अति स्त्राव से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने मरासमस, ऑप्शन में न्यूमोनोकासिस, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। दोस्तों याद रखिएगा कि इंसुलिन के अधिक स्त्राव होने से हमें हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयला उद्योग में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा न्यूमोनोकासिस रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा मरासमस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने डिप्थीरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी पोलियो या फिर ऑप्शन डी मधुमेह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुमेह। दोस्तों याद रखिएगा कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक इन सब चीज़ों से फैलते हैं। लेकिन मधुमेह रोग जो होता है, इसमें हमारी बॉडी में जो अग्न्याशय ग्रंथि है, इसके इंसुलिन की मात्रा है, इसके कम या अधिक मात्रा में स्राव होने से ये रोग हमें हो जाता है। यानी कि ना तो ये किसी वायरस से फैलता है, ना तो किसी बैक्टीरिया से फैलता है, और ना किसी ऐसे कारक से फैलता है जो कि बाहर से हमारी बॉडी में आए। यानी कि ये एक ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरियम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आतिशबाजी में हरा रंग आता है वो बेरियम और स्क्रैंशियम के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग के खराब होने से मधुमेह की समस्या उत्पन्न हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हमारी बॉडी में जो अग्न्याशय ग्रंथि है उससे इंसुलिन की मात्रा अधिक या कम मात्रा में निकलेगी तो हमें मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों याद रखिएगा जो टेस्टोस्टेरोन है ये नर जनन हार्मोन है, बाकी जो प्रोजेस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन है ये मादा जनन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथ। दोस्तों याद रखिए कि ऐच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती है जिन पे हमारा नियंत्रण होता है। जैसे हाथ है, हाथ को हम अपनी मर्जी के अनुसार हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, यानी कि इस पर हमारा इच्छाओं का नियंत्रण है, यानी कि ये ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो मस्तिष्क है, जो आमाशय है, जो फेफड़ा है, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीयूष या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ग्रंथियों में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। और तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, त्वचा द्वारा श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पक्षियों में, ऑप्शन बी मनुष्यों में, ऑप्शन सी केंचुआ में या फिर ऑप्शन डी मछलियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंचुए में। दोस्तों याद रखिए कि पक्षियों में, मनुष्यों में और इन दोनों में जो हृदय होता है इसके माध्यम से श्वसन किया जाता है। जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं, उसके माध्यम से श्वसन किया जाता है। और जो केंचुए होते हैं इनमें त्वचा के द्वारा श्वसन किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी टैनिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टैनिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है और जो सिरका होता है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र विद्युत चालक अधातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। दोस्तों याद रखिए कि जितने भी अधातुएं होती है यानी कि नॉन मेटल होते हैं इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मधुसूदनी हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्न्याशय ग्रंथि। दोस्तों याद रखिए कि हमारे अग्न्याशय ग्रंथि से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है इसी को मधुसूदनी हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ा किससे ढका रहता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूरा, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम या फिर ऑप्शन डी लसिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूरा। दोस्तों याद रखिए कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके चारों ओर जो पतला सा आवरण पाया जाता है इसको प्लूरा कहा जाता है, और जो हमारा हृदय होता है हृदय के चारों ओर जो आवरण होता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जॉन साल के किस टीके को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने चेचक का टीका, ऑप्शन बी पोलियो का टीका, ऑप्शन सी रेबीज टीका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियो का टीका। दोस्तों याद रखिए कि जॉन साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरण मैक्सवेल। दोस्तों याद रखिए कि एक्स किरणों की खोज रॉन्टेज ने किया था, बिल्कुल सही है। लघु किरणों की खोज हर्शेल ने की थी, बिल्कुल सही है। परावैंगनिक किरणों की खोज रिचर्ड ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गामा किरण है इसकी खोज मैक्सवेल ने नहीं की थी बल्कि बैकुरल ने की थी। तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए उन सब का अब हम रिवीजन करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि जितने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था फीमर है। मनुष्य के बालों में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? तो कीरेटिन मौजूद होता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रबड़ के वल्कनीकरण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? सल्फर प्रयोग किया जाता है। जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? यूग्लिना को कहा जाता है। पेड़ पौधों की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे नीचे, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मैंने आपको बताया था जो फेफड़ा है वो प्रभावित होता है। जॉन साल्क किस टीके को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? तो जॉन साल्क ने जो पोलियो का टीका है उसका आविष्कार किया था या उसका विकास किया था। फेफड़ा किससे ढका रहता है? तो प्लूरा से ढका रहता है। मधुसूदनी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था टैनिक अम्ल पाया जाता है। एकमात्र विद्युत चालक अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, लघु किरणों की खोज हर्शेल ने की थी, परावैंगनिक किरणों की खोज रिचर्ड ने की थी और गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी। आगे बढ़ते हैं, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिंक मिलाया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो विटेकर ने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो विषाणु यानी कि वायरस को कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी और रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आगे हैं, आतिशबाजी में हरा रंग का क्या कारण है? तो मैंने आपको बताया था बेरियम है। नीचे है, सत्य फल में निषेचन कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया था कि सत्य फल में निषेचन अंडाशय में होता है। नीचे है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि जो RGB रंग है इन्हीं को कहते हैं प्राथमिक रंग, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, इन तीनों को कहा जाता है प्राथमिक रंग। आगे बढ़ते हैं,
मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था, जो मेढक का लार्वा है वो टैडपोल कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। सबसे मोटी त्वचा कहाँ होती है? तो मैंने आपको बताया था तलुओं में होती है। निम्न में से किस अंग में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था हाथ में होती है या फिर पैर में होती है, जिन पे हमारा नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। हृदय गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन बायोडीजल के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो जेट्रोफा है, रतन जोत है और जो रेपसीड है, ये बायोडीजल फसल है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो टिबिया है। स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो 4 कोष्ठों का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो मैंने आपको बताया था हिपेरिन के कारण नहीं जमता। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो मैंने आपको बताया था मेढक की है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? तो ह्यूगो डी ब्रीस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता? तो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति का जो रुधिर है दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। किस ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है? तो थायराइड ग्रंथि में हो जाता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया था यकृत में होता है। मानव शरीर में हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि हड्डी हड्डी आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व हाथ पर रखने पर पिघल जाता है? तो गैलियम पिघल जाता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। बल्ब के अंदर का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं। त्वचा द्वारा श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था मेढक द्वारा किया जाता है या फिर केंचुए द्वारा किया जाता है। और सबसे नीचे क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उन सबका रिवीजन भी कर लिया। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बार जल्दी ही लाएंगे, हम कोशिश करेंगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए